Hello everyone, welcome to my channel Better Brain Institute. I am Sonia. Today we will read Science NCERT Chapter 1 Crop Protection and Management from Class 8. आइए पहेली एंड बूझो went to their uncle's house during the summer vacation. पहेली और बूझो अपनी गर्मी की छुट्टियों में अंकल के घर गए थे. Their uncle is a farmer. उनकी अंकल है जो किसान है. One day they saw some tools like खुरपी, सिकल, शॉल, प्लो एक्सेट्रा इन द फील्ड. तो उन्होंने एक दिन क्या देखा, खेत के अंदर कुछ खुरपी, फावड़े और हल वगैरह इस तरीके के इक्विपमेंट्स उन्होंने देखे. You have learned that all living organisms require food. तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी जीवित जीव जंतु होते हैं उनको खाने की आवश्यकता होती है. Plants can make their food themselves. पौधे होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. Can you recall how green plants synthesize their own food? तो क्या आपको सबको याद है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कैसे अपना खाना बना पाते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना तैयार कर पाते हैं. ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था. Animals including humans cannot make their own food. लेकिन जो जानवर होते हैं और इंसान होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. So where do animals get their food from? तो जो एनिमल्स होते हैं और जो इंसान होता है वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? But first of all, why do we have to eat food? लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम खाना खाते क्यों हैं. You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. तो हम सभी जानते हैं कि जो खाने से हमें ऊर्जा मिलती है उसे हमारे शरीर के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है और ये हमारे शरीर के है जो भिन्न भिन्न बॉडी फंक्शंस को करने में, जैसे कि डाइजेशन होता है, श्वसन क्रिया होती है और एक्सक्रीशन होता है, इसको करने में काम आती है. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. तो हम हमारा खाना या तो पौधों से या जानवर या दोनों से लेते हैं. In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. तो इतनी बड़ी संख्या में जनसंख्या को खाना प्रोवाइड कराने के लिए, खाना प्रदान करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो अनाज है उसका रेगुलर प्रोडक्शन हो, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट हो और अच्छे से वो डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सके. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. Till 10,000 before Christ, people were nomadic. 10,000 ईसा पूर्व जो लोग थे वो घूमंतु प्रजाति के थे. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. तो वो क्या एक जगह से दूसरी जगह खाना और आश्रय की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. तो वो या तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे या अपना जानवरों को शिकार करके उनको अपना खाना बनाते थे. लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स. दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर. लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे उनका विकास होता गया उन्होंने जो भूमि को जोतना चालू किया, उसका खेती करना चालू किया और इस तरीके से वो गेहूं, चावल और भी अनाज को उगाने में कामयाब हो सके. और यहीं से खेती का है जो जन्म हुआ, खेती का विकास हुआ. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. तो crop यानी फसल. फसल क्या कहलाती है कि जब एक ही जगह पर बड़ी मात्रा में एक ही तरीके के पौधे उगाए जाते हैं तो वो फसल कहलाती है. For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. जैसे कि अगर मान लो गेहूं की फसल है तो गेहूं की फसल का मतलब है कि एक ही जगह पर सारे जितने भी पौधे हैं वो गेहूं के ही लगाए हुए हैं, तो ये गेहूं की फसल कहलाती है. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. तो सभी जानते हैं कि जो क्रॉप होती है वो अलग अलग तरीके की होती है, जैसे कि दालें हैं और वेजिटेबल्स की क्रॉप कहलाती है, फ्रूट की क्रॉप होती है. तो अलग अलग तरीके की क्रॉप्स होती हैं. These can be classified on the basis of the season in which they grow. तो क्रॉप्स को मेनली वो किस सीजन में उगाई जाती है इस हिसाब से उसको क्लासिफाई किया जाता है, इस हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. तो इंडिया क्या है, एक बहुत ही बड़ी विशाल कंट्री है. द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वारी फ्रॉम वन सीजन टू अनदर. तो यहाँ पर है जो तापमान, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे कि यहाँ का तापमान है या नमी है, यहाँ बारिश है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर उसमें अंतर आ जाता है. अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप
grown in different parts of the country. तो यहाँ पर इन भिन्नताओं के कारण है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जो क्रॉप्स है वो अलग अलग तरीके की उगाई जाती हैं, वहां पर अलग अलग तरीके की क्रॉप्स की वैरायटी देखने को मिलती हैं. डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इस भिन्नता के बावजूद भी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड. जो क्रॉप पैटर्न है उसको मेनली दो तरीके से देखा जा सकता है, दो तरीके से पहचाना जा सकता है. वो है दीज आर खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. तो खरीफ क्रॉप क्या है? The crops which are sown in the rainy season are called खरीफ क्रॉप. तो वो फसल जो कि बारिश के सीजन में उगाई जाती है वो खरीफ की क्रॉप कहलाती है. The rainy season in India is generally from June to September. तो रेनी सीजन यहाँ पर जून जुलाई में स्टार्ट होता है और सितंबर में खरीफ की क्रॉप्स को काट लिया जाता है. तो खरीफ क्रॉप्स को समर क्रॉप्स भी कहा जाता है क्योंकि गर्मियों में उगाई जाती है. पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप. तो ये कुछ क्रॉप्स के एग्जांपल है जिन्हें कि खरीफ क्रॉप कहा जाता है, यानी ये सारी चीजें हम गर्मियों में उगाते हैं. जून टू सितंबर होता है, जून में बोई जाती है और सितंबर के अंदर हार्वेस्ट इनको कर दिया जाता है. फिर आती है रबी क्रॉप. द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप. तो वो फसलें जो कि सर्दियों के सीजन में उगाई जाती हैं, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उनको काट लिया जाता है, वो रबी क्रॉप कहलाती हैं. और क्योंकि ये सर्दियों में बोई जाती है इसलिए इनको विंटर क्रॉप भी कहा जाता है. एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड. Besides these pulses and vegetables are grown during summer at many places. अब इन फसलों के अलावा भी कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर की पल्सेस और वेजिटेबल्स भी गर्मियों में उगाई जाती हैं. बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. तो फसल को उगाने के लिए बेसिक प्रैक्टिस क्या होती है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो किसी भी फसल को उगाने के लिए जो एक समय में किसी भी किसानों को है जो कई तरीके की गतिविधियां, कई तरीके की एक्टिविटीज करनी होती हैं. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. तो ये गतिविधियां, ये एक्टिविटीज होती है वो उसी तरीके से होती है जैसे कि अगर हम हमारे घर के अंदर किसी गमले के अंदर हमें कोई पौधा लगाना होता है. These activities or tasks are referred to as agricultural practices which are listed below. तो ये जो एक्टिविटीज किसी भी फसल को उगाने के लिए की जाती है ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहलाती है. तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर कौन कौन सी ये हैं जो हमें तैयारियां करनी पड़ती हैं किसी भी फसल को उगाने के लिए? तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फर्स्ट स्टेप फसल को उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग. फिर मिट्टी तैयार हो जाए उसके बाद होता है सोइंग यानी बीज बोना. थर्ड नंबर पर है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. और जब बीज बो दिए जाते हैं, थोड़ी फसल तैयार होती है तो मिट्टी को खाद और फर्टिलाइजर्स देना, इरिगेशन पानी देना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो जंगली पेड़ पौधे उग जाते हैं उससे फसल को बचाना, हार्वेस्टिंग यानी कटाई, और स्टोरेज यानी उसको संग्रह करना जो फसल हमने उगाई है उसका स्टोरेज करना. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. The preparation of soil is the first step before growing the crop. तो किसी भी फसल को उगाने से पहले जो सबसे पहली तैयारी किसान को करनी होती है वो होती है वहाँ की मिट्टी तैयार करना. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. तो सबसे खेती करने का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क मिट्टी को ढीला करना और उसे पलटना माना जाता है. This allows the roots to penetrate deep into the soil. अब मिट्टी को लूज करने से क्या होता है, जो पौधे की रूट्स होती है वो मिट्टी के अंदर गहराई तक जा सकती है. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. अब मिट्टी को जब लूज कर दिया जाता है तो उसका फायदा क्या होता है? उसकी वजह से जो रूट्स होती है वो अंदर काफी गहराई में जाने के बावजूद भी आसानी से सांस ले सकती हैं. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? तो ऐसा क्यों होता है कि मिट्टी को लूज करने से जो रूट्स होती है आसानी से सांस ले पाती है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी को लूज करने से उसके अंदर काफी मात्रा में एयर पोर्स रह जाते हैं जिसकी वजह से जो मिट्टी के अंदर रूट्स होती है उनको आसानी से सांस लेने में सहायता मिलती है. The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. अब मिट्टी
लूज होती है तो उसकी वजह से जो मिट्टी के अंदर केंचुए और भी जो छोटे छोटे सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मिट्टी में पनपने में मदद मिलती है. दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट. अब इन ऑर्गेनिज्म की को है ना जो फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जब लूज मिट्टी को लूज किया जाता है तो वहां पर ये पनपते हैं और फिर इनका काम वापस मिट्टी को लूज करना और उसके अंदर ह्यूमस डेवलप करना होता है. बस वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन. अभी ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि भाई लेकिन मिट्टी को लूज करने की और टर्न करने की आवश्यकता क्यों होती है. वो इसी वजह से होती है क्योंकि जो टाइट मिट्टी होती है उसके अंदर अर्थवॉर्म्स और माइक्रो नहीं पनप सकते हैं. You have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. तो हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा है कि भाई जो मिट्टी होती है उसके अंदर मिनरल्स, वाटर, एयर और कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. इन एडिशन डेड प्लांट एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म. और इसके अलावा जो कंपोस्ट होते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको भी सॉइल ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. तो इस तरीके से क्या होता है, डेड ऑर्गेनिज्म से मिलने वाला जो न्यूट्रिशन होता है वो फिर मिट्टी के अंदर मिल जाता है. These nutrients are again absorbed by plants. और ये जो न्यूट्रिएंट मिट्टी में मिलता है इसे रूट्स के द्वारा फिर प्लांट्स के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है. Since only a few centimeters of the top layer of soil support plants growth, turning and loosening of soil bring the nutrients rich soil to the top so that plants can use these nutrients. अब मिट्टी को लूज करने का एक फायदा ये होता है कि जब हम मिट्टी को लूज करते हैं तो क्या होता है, नीचे की जो न्यूट्रिएंट सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है, वो पलट जाती है और जो मिट्टी की जो ऊपर की लेयर्स होती हैं कुछ सेंटीमीटर तक की जो सॉइल की टॉप लेयर्स होती है वही प्लांट को ग्रोथ करने में सपोर्ट करती हैं. सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स. और जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी लूज करने की वजह से, मिट्टी टर्न करने की वजह से प्लांट है जो इस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाता है. द टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप. तो इस वजह से जो मिट्टी को लूज करना और टर्न करना फसल उगाने के लिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरी पार्ट है. तो यहाँ हमने कई फायदे देखे हैं. मिट्टी को लूज करने से क्या होता है कि मिट्टी को लूज करने से जो रूट्स होती है वो आसानी से सांस ले सकती है. मिट्टी को लूज करने से अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स होते हैं जो कि अच्छे से पनप पाते हैं. और मिट्टी को लूज करने से जो सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोज कर पाते हैं और जिससे कि खाद बन पाती है और नीचे वाली जो न्यूट्रिएंट सॉइल होती है वो ऊपर आ पाती है, जिसकी वजह से प्लांट को ग्रोथ करने में बहुत ही मदद मिलती है. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड फ्लोइंग. तो मिट्टी को लूज करना और उसे पलटना क्या कहलाता है, टिलिंग कहलाता है या फ्लोइंग कहलाता है. दिस इज डन बाय यूजिंग अ फ्लो. फ्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन. तो फ्लोइंग किसकी मदद से की जाती है, फ्लोइंग फ्लो की मदद से. एक उपकरण होता है फ्लो या हल से बोलते हैं, इसकी मदद से की जाती है. और जो फ्लो होते हैं, हल होते हैं, वो या तो लकड़ी के या लोहे के बने हुए होते हैं. If the soil is very dry, it may need watering before sowing. तो कई बार क्या होता है, मिट्टी अगर बहुत ज्यादा सूखी होती है तो हल जोतने से पहले उस पर पानी छिड़कना या पानी डालना उस पर बहुत जरूरी होता है. The plowed field may have big clumps of soil called crumbs. तो खेत जोता हुआ होता है, जिस पर हल चलाया हुआ होता है, उस पर क्या होता है, मिट्टी के बड़े बड़े क्लम्प्स बन जाते हैं जो कि क्रम्स कहलाते हैं. इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स. तो ये बहुत जरूरी होता है कि इन क्रम्स को तोड़ दिया जाए. लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन. और फिर जो खेत होता है उसकी मिट्टी को एक स्तर पर एक समान कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बीज बोने में और पानी देने में मदद मिलती है. लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर. अब मिट्टी को एक समतल कैसे किया जाता है, वो लेवलर की मदद से किया जाता है. समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग. तो कई बार क्या होता है कि वो खेत जोतने से पहले उसके अंदर मिट्टी के अंदर मैन्योर भी यानी खाद भी ऐड कर दी जाती है. दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल. तो फिर जब खेत जोतने से पहले मिट्टी के ऊपर खेत के ऊपर जब मैन्योर फैला दिया जाता है, तो जब हम खेत जोतते हैं तो क्या होता है कि मैन्योर मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाता है. द सॉइल इज मॉइस्चर बिफोर सोइंग. और बीज बोने से पहले
मिट्टी को थोड़ा मॉइस्ट कर दिया जाता है, यानी कि नम कर दिया जाता है। अब वो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट मतलब कि सोइंग के लिए कौन कौन से एग्रीकल्चरल उपकरण आते हैं। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सोइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। बीज बोने से पहले जो मिट्टी के जो सॉइल क्लम्स होते हैं, बड़े बड़े सॉइल के जो पार्ट्स होते हैं, उनको एक समान कर देना, तोड़ देना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि अच्छी समतल जमीन हमें मिल सके। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। अब ये जो काम होता है कई टूल्स की मदद से किया जाता है। द मेन टूल यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द फ्लो, हो और कल्टीवेटर। तो फ्लो, हो और कल्टीवेटर ऐसे उपकरण है जो कि इस काम के लिए काम में लिए जाते हैं। अब पहले पढ़ेंगे हम फ्लो यानी खाल। This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. अब ये एक ऐसा उपकरण है जो कि बहुत प्राचीन समय से और पहले से मिट्टी को पलटने के लिए, मिट्टी की खुदाई के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए, मिट्टी को पलटने के लिए काम में लिया जाता रहा है। This is made of wood and is drawn by a pair of wolves or other animals like horses and camels. ये क्या है? ये एक लकड़ी से बना हुआ उपकरण है जिसे कि बैलों की जोड़ी के द्वारा या और दूसरे जानवर जैसे कि हॉर्स एंड कैमल्स के द्वारा खींचा जाता है। इट कंटेनिंग ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप फॉर प्लोशियर। अब इसके साथ क्या होता है कि बहुत ही मजबूत त्रिकोणीय आयरन स्ट्रिप होती है जो कि जुड़ी हुई होती है, जिसे प्लोशियर कहा जाता है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड व्हिच इज कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट। अब जो प्लो का मेन पार्ट होता है वो एक बहुत ही लंबी लकड़ी होती है, उससे जुड़ा हुआ रहता है, जिसे प्लो शाफ्ट कहते हैं। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। अब शाफ्ट के एक एंड पर तो हैंडल होता है, द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम। और जो दूसरा पार्ट होता है वो एक बीम के साथ या एक लकड़ी के साथ अटैच होता है, विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, जिससे कि बैलों की नेक पर रखा जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो। अब प्लो चलाने के लिए एक जोड़ी बैल और एक इंसान इसको आसानी से ऑपरेट कर सकता है, आसानी से काम में ले सकता है। द इंडिजिनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउअडेज। तो ये जो देशी लकड़ी से बना हुआ प्लो होता है वो आजकल आयरन प्लो के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये प्लो के वो दिया हुआ है कि प्लो कैसा होता है। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल ये शेप होती है ये प्लो शेयर कहलाती है, जो कि इस लॉन्ग लॉग बीम के साथ अटैच होती है, इसे प्लो शाफ्ट कहते हैं। इसका एक पार्ट तो होता है जो ये बीम के साथ अटैच होता है, जिसे कि इस ऑक्स नेक पर रखा जाता है, और जो दूसरा पार्ट होता है ये हैंडल होता है, जिसे कि चलाने के काम में लिया जाता है। दूसरा है हो। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। तो ये एक मिट्टी को लूज करने के लिए और जो जंगली घास फूस होती है उसको हटाने के लिए बहुत ही साधारण सा उपकरण है। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। अभी इसके ऊपर क्या होता है कि एक लंबी सी लकड़ी रॉड होती है जो कि लकड़ी आयरन की बनी हुई होती है। अ स्ट्रॉन्ग रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। और इस लॉन्ग रॉड के ऊपर होता है जो एक एंड होता है इसका बहुत ही मजबूत चौड़ा सा एक बेंट प्लेट का होता है, जो कि आयरन से बनी हुई होती है, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। एंड वर्किंग लाइक अ ब्लेड, जो कि एक ब्लेड की तरह काम करता है, पुल्ड बाय एनिमल्स। ये सभी एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है। देखिए यहाँ पे है ये एक बेंट प्लेट है, लोहे की बनी हुई होती है, ये नीचे मिट्टी की खुदाई करती हुई चलती है, ये ग्रिप होती है, और ये जो बीम के साथ इसका एक एंड होता है जो अटैच होता है, जैसे कि एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है। फ्लो करने का तीसरा जो उपकरण है वो है कल्टीवेटर। नाउअडेज फ्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। तो आजकल फ्लोइंग होती है जो एक ट्रैक्टर के द्वारा की जाती है, जिसे कि ड्राइवर चलाता है। ट्रक के अंदर इस तरीके का जो कल्टीवेटर है ये लगा हुआ रहता है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। अब कल्टीवेटर की वजह से क्या होता है, वक्त और मेहनत दोनों बचती है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का यहाँ पर फ्लो कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट था आफ्टर लूजिंग द सॉइल, सोइंग मतलब बीज बोना। सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो सोइंग होता है, बीज बोना होता है, जो किसी भी फसल को उगाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ
गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। अब बीज बोने से पहले क्या होता है, जो अच्छी और जो हेल्दी सीड्स होते हैं, जो हेल्दी बीज होते हैं, उनको सिलेक्ट करना होता है। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स व्हिच गिव हाई यील्ड। तो फार्मर्स उन बीजों को चुनते हैं जिससे कि उन्हें अच्छी मात्रा में फसल की पैदावार मिलती है। Are there seeds are which float on water? Would those be lighter or heavier than those which sink? यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है कि टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। एक बीकर लीजिए और उसे आधा पानी से भर लीजिए। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल। अब इसके अंदर क्या है कि एक मुट्ठी भर के गेहूं डाल दीजिए और उसको अच्छे से हिला दीजिए। वेट फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। तो आर दीज सीड्स व्हिच फ्लोट ऑन वाटर, तो कुछ ऐसे क्या यहाँ पर कुछ बीज ऐसे हैं जो कि पानी पर तैर गए हैं। वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज व्हिच सिंक, तो क्या तैरने वाले बीज डूबने वाले बीजों से हल्के होते हैं? वाई वुड दे बी लाइटर, वो हल्के क्यों होते हैं? डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो एंड आर द लाइटर। तो जो डैमेज सीड होते हैं, जो बेकार बीज होते हैं, वो क्या होते हैं, अंदर से होलो होते हैं, खाली होते हैं, और इस वजह से वो हल्के हो जाते हैं और पानी पर तैर जाते हैं। Therefore, they float on water. This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged one. और एक बहुत ही आसान सा अच्छा तरीका है जिसकी मदद से हेल्दी सीड्स को डैमेज्ड वन से सेपरेट कर लिया जाता है। Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. अब sowing के बारे में जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि कौन से ऐसे उपकरण है, कौन से ऐसे टूल्स है जो कि बीज बोने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो एक है यहाँ पर ट्रेडिशनल टूल, परंपरागत तरीके का जो टूल है बीज बोने का, वो द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। तो जो ट्रेडिशनली बीज बोने के लिए जो टूल काम में लिया जाता है वो एक फनल टाइप का होता है। फनल यानी ये जहाँ पे कीप टाइप की होती है। The seeds are filled into the funnel. अब जो क्या होते हैं, बीज होते हैं, वो इस फनल के अंदर डाल दिए जाते हैं। Passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. अब जो ये बीज यहाँ फनल में डाले जाते हैं, ये 2 या 3 पाइप की सहायता से इसका जो एंड होता है इस फनल का, ये यहाँ तक नीचे तक जाते हैं, और एंड होता है इसका जो बहुत ही नुकीला होता है। These end pierce into the soil. अब जो इस फनल का जो ये एंड होता है जो मिट्टी के अंदर होता है, ये क्या करता है, मिट्टी के अंदर होल कर देता है एंड प्लेस सीड देयर। और इससे क्या होता है कि जो बीज होता है वो वहां पर उस होल के अंदर चले जाते हैं। ये ट्रेडिशनल टूल है तो इनका। दूसरा है सीड ड्रिल। अब यहाँ एक सीड ड्रिल का ये डायग्राम दिया हुआ है कि nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor. अब आजकल क्या है, जो ट्रैक्टर की मदद से बीज बोने के लिए सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। बीज सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो इस की वजह से क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं वो एक समान इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल गहराई पे बोए जाते हैं। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और इससे ये भी होता है कि भाई सीड बोने के बाद जो मिट्टी है उसके ऊपर आ गई हो। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। इसकी वजह से क्या होता है कि जब बीज है वो मिट्टी से ढक दिया जाता है तो वो उसको कोई पक्षी वगैरह खा नहीं जाए, इससे ही इसकी सुरक्षा हो जाती है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। अब सीड ड्रिल की वजह से क्या होता है कि टाइम और लेबर दोनों की बचत होती है। Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plants. अब जो सीड्स होते हैं उनको एक निश्चित दूरी पर उगाने से क्या होता है कि जो पास में पौधे उगने से बचाव हो जाता है। This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. एक इक्वल यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे बीज बोने से उनको सफिशिएंट सनलाइट भी मिलती है, उसको मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं और पानी भी उसको मिलता है। At times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. और यदि कुछ ऐसा होता है कि कुछ पौधे हो जाते हैं जो बीज बिल्कुल पास में उग जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, ओवरक्राउडिंग रोकने के लिए वहां से हटा दिए जाते हैं। फिर थर्ड था हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का पार्ट था, थर्ड नंबर पे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मिट्टी के अंदर जो खाद और उर्वरक का मिक्स करना। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer. तो वो पदार्थ जो कि मिट्टी में मिलाए जाते हैं ताकि मिट्टी को जो अच्छे सा न्यूट्रिशन मिल सके, जिसकी वजह से जो पौधों की ग्रोथ है वो
अच्छी हो सके। तो वो पदार्थ जो मिलाए जाते हैं वो कहलाते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब खाद और उर्वरक। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। तो मिट्टी की मदद से क्या होता है, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्रॉप प्लांट को, अनाज की फसलों को मिलते हैं। These nutrients are essential for the growth of plants. ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। तो कुछ एरियाज में क्या होता है, जो किसान होते हैं वो एक के बाद एक फसल उस खेत में उगाते जाते हैं। एक फसल काटी, दूसरी फसल उगाई, दूसरी काटी, तीसरी उगाई। तो द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो खेत होता है वो कभी भी खाली नहीं हो पाता है, उसमें हमेशा कोई ना कोई फसल उगी हुई रहती है। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। तो आप सोचो कि अगर ऐसा कंटिन्यू अगर हम फसलों को कल्टीवेट करते रहेंगे एक ही खेत में, तो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। तो फसलों को लगातार उगाने से क्या होता है, जो उस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, टाइम टाइम पर मिट्टी के जो पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए उस मिट्टी के अंदर मैन्योर, खाद वगैरह को ऐड करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये मैन्योरिंग कहलाती है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। और यदि मैन्योरिंग में कुछ कमी रह जाती है तो इसका रिजल्ट हमें कम फसल के रूप में मिलता है। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal waste. तो manure क्या है, manure है जो एक organic substance है, जिसे कि decomposition की प्रक्रिया के द्वारा, जो कि plant और animal waste से हमें मिलती है, उसके द्वारा मिलती है। Farmers dump plant and animal waste in pits at open place and allow it to decompose. तो farmers क्या करते हैं, जो plant और animals का waste होता है उसे किसी खुली जगह पर डाल देते हैं और फिर उसे डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। तो द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और डिकम्पोजिशन किसकी मदद से होता है, डिकम्पोजिशन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, उनकी वजह से होता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। तो जो बाद में जब थोड़े टाइम के बाद वो वेस्ट होता है, जो प्लांट और एनिमल वेस्ट, वो डिकम्पोज हो जाता है, तो अब ये ऑर्गेनिक मैन्योर यानी खाद के रूप में काम में लिया जा सकता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। अब यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें बताया हुआ है कि कुछ मूंग या कुछ बीज लीजिए, जिनको जर्मिनेट कीजिए और फिर कुछ उसके है ना जो 3 इक्वल साइज के सिबलिंग्स सेलेक्ट कीजिए। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। 3 एक इक्वल साइज के ग्लास लो, उसके ऊपर मार्क कर दो ABC। ए के अंदर थोड़ी मिट्टी के अंदर थोड़ा काऊ डंग मैन्योर डालो। बी ग्लास के अंदर कुछ सॉइल के साथ कुछ यूरिया जो मिक्स करो। और जो तीसरा ग्लास सी के अंदर बिना किसी मैन्योरिंग के या फर्टिलाइजर के मिट्टी के अंदर ही उन चीज को लगा दो। नाउ pour the same amount of water in each glass and plant in the seedlings in them. अब इसके अंदर है जो तीनों में थोड़ा पानी देके उसके अंदर उन सीडलिंग्स को लगा दो। एंड वाटर देम डेली। तो थोड़े दिन तक उसको किसी सुरक्षित जगह पर रख दो, रोजाना उनको पानी दो और उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पर ये 3 ग्लास दिए हुए। ए जिसके अंदर खाली मैन्योर यानी गोबर की खाद डाली थी, बी में यूरिया डाला था और सी में मिट्टी के अंदर हमने कुछ भी मिक्स नहीं किया था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बी ग्लास में जिसमें कि हमने फर्टिलाइजर यूरिया यूज किया था उसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा है, फिर ए ग्लास की और सी की सबसे कम है। बिग प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। तो क्या इन सभी ग्लासेस में उगने वाली जो प्लांट की ग्रोथ है वो सेम है। विच ग्लास शो बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। किस ग्लास के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी प्लांट्स की ग्रोथ हुई है। इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट। किसमें सबसे तेज हुई है, तो बी के अंदर सबसे ज्यादा तेज हुई है जिसमें कि हमने फर्टिलाइजर यूज किया था। तो फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। तो फर्टिलाइजर्स क्या है, फर्टिलाइजर्स है जो केमिकल्स होते हैं फर्टिलाइजर, और जिनके अंदर की कुछ अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो ये किस तरीके से जो मैन्योर से अलग होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूसर
प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, तो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, एनपीके आदि। तो इस तरीके से यहाँ कुछ फर्टिलाइजर्स के नेम दिए हुए हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स आर हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। तो फर्टिलाइजर्स के यूज से क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, उनको अपने खेतों में फसल की अच्छी पैदावार मिलती है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, लेकिन फर्टिलाइजर्स के ज्यादा यूज करने से भी क्या होता है, जो सॉइल की उर्वरक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या होता है, जो पानी होता है वो भी प्रदूषित होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। तो मिट्टी की है जो उर्वरक क्षमता को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए कि या तो फर्टिलाइजर्स को कुछ ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ मिक्स करके डालना चाहिए, या फिर जो खेत होते हैं उनको थोड़े टाइम के लिए दो फसलों के बीच में गैप दे देना चाहिए, उसको खेत को खाली छोड़ देना चाहिए। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. अब मैन्योर के यूज से क्या होता है, जो सॉइल होता है उसका टेक्सचर अच्छा होता है, इम्प्रूव होता है, और उसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, पानी संग्रह की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ती है। इस रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, और ये जो मिट्टी को है पोषक तत्वों से वापस भर देता है, मतलब मिट्टी के अंदर वापस जो पोषक तत्व होते हैं वो भर जाते हैं। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. अब जो सॉइल को रिप्लेनिश करने का न्यूट्रिएंट्स है, इसका एक और तरीका होता है, वो होता है क्रॉप रोटेशन, मतलब कि फसलों में बदलाव करना। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिव। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके की क्रॉप्स को हम खेतों में उगा सकते हैं। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेगुम्स एज फोडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। तो आजकल जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर कई फार्मर्स ने इसको अपनी आदत बना लिया है कि एक सीजन में वो दालों से रिलेटेड फसलें उगाते हैं और दूसरी में वो गेहूं या क्रॉप से रिलेटेड कोई फसल उगाते हैं। तो ये क्रॉप रोटेशन कहलाता है, फसल को बदल बदल के उगाना। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो नाइट्रोजन से भरपूर हो जाती है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो आजकल है जो किसानों को इस आदत को अपनाने के लिए एनकरेज भी किया जाता है। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। तो हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा, एक राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। दीज आर प्रेजेंट इन द नोडल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स। तो ये कहाँ होते हैं, ये जो दालों वाली प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के अंदर जो गांठें होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर मिलाते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके और उसे मिट्टी के अंदर रिलीज कर देता है, जिससे जो सॉइल होती है वहां की वो नाइट्रोजन रिच हो जाती है। अब यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है ये बताया हुआ है। तो फर्स्ट है फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉइल। फर्टिलाइजर होता है उसे मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है, जबकि मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। और जो मैन्योर होता है, जो खाद होती है हमारी, वो प्रकृति के द्वारा ही जो हमारा कैटल डंग है या प्लांट वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करके बनाया जाता है। सेकंड डिफरेंस है कि फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर है वो कहाँ बनाया जाता है, वो फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, जबकि मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, जबकि मैन्योर को फील्ड में ही तैयार कर दिया जाता है। डिफरेंस है हमारा कि फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो उर्वरक होता है वो मिट्टी को कुछ भी ह्यूमस या कोई खाद प्रदान नहीं करते हैं, जबकि मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। लेकिन जो मैन्योर होते हैं वो मिट्टी को खूब सारा ह्यूमस प्रदान करते हैं। फोर्थ है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि पौधों के लिए जो पोषक तत्व होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इनमें भरपूर होता है, जबकि मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। लेकिन मैन्योर में फर्टिलाइजर से कम मात्रा में पौधों के लिए पोषक तत्व होते हैं।
तो टेबल 1.1 gives the differences between a fertilizer and manure. तो जो टेबल की सहायता से हमें फर्टिलाइजर और मेन्योर में अंतर जानने को मिलता है. एडवांटेज ऑफ मेन्योर. अब यहाँ पर है मेन्योर के फायदे. The organic manure is considered better than fertilizer. This is because तो जो ऑर्गेनिक मेन्योर है उसे फर्टिलाइजर की तुलना में ज्यादा कंसिडर किया जाता है, ज्यादा यूज करने के लिए बोला जाता है. ऐसा क्यों? इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मिट्टी की वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है. इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी. अब मैन्योर के यूज करने से क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर एयर फोर्स होता है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से जो गैस होती है उसको आसानी से एक्सचेंज करने में मदद मिलती है. इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. और इसकी वजह से क्या होता है, काफी जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं जो पौधों के लिए फायदेमंद होते हैं उनकी संख्या बढ़ने में भी मदद मिलती है. इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल. और इसकी वजह से जो सॉइल होता है उसका टेक्सचर भी सुधरता है. 6 है इरिगेशन. तो हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का नेक्स्ट पार्ट है वो है इरिगेशन यानी पानी देने का. तो ऑल लिविंग बीइंग्स नीड्स वाटर टू लिव. जितने भी जीव जंतु होते हैं उनको जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो पानी क्या है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है. वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट. तो जो पानी होता है वो पौधों की रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है. अलॉन्ग विद द वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्सॉर्ब. और पानी के साथ साथ क्या होता है, जो मिट्टी में मिलने वाले और दूसरे मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स हैं वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं. प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर. तो जो पौधे होते हैं उनमें करीबन वो 90% पानी है जो यूज करते हैं. वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन. तो वाटर कितनी जरूरी है, सीड्स की जर्मिनेशन के लिए, सीड्स के जो फूटने के लिए भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सूखी मिट्टी के अंदर सीड्स हैं जो जर्मिनेट नहीं हो सकते हैं. न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. अब वाटरिंग इसलिए भी जरूरी है कि जो न्यूट्रिएंट्स पानी में डिसॉल्व होकर पौधे के द्वारा जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं उसे पानी की सहायता से पौधे के हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट. और पानी की मदद से जो क्या होता है कि जो फसलें होती हैं वो या तो बहुत तेज ठंडी या गर्म हवाएं होती हैं उनसे उनकी सुरक्षा होती है. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ fields have to be watered regularly. तो जो पानी की नमी को बनाए रखने के लिए, ताकि हमें जो है अच्छी फसल मिल सके, उसके लिए फील्ड को है जो रेगुलर पानी देना बहुत जरूरी होता है. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन. तो फसलों को है जो एक रेगुलर इंटरवल पे, एक निश्चित समयावधि पे पानी देना इरिगेशन कहलाता है. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेराइज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. अब जो पानी देने का जो ये टाइम गैप होता है या कितनी मात्रा में उसे पानी दिया जाए, ये हर फसल में, हर मिट्टी में और हर सीजन में अलग अलग होता है. इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर. अब गर्मियों में जो पानी हमें ज्यादा देना होता है. व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गर्मियों के अंदर होता है, जो वाटर जल्दी इवेपोरेट होता है मिट्टी से और पत्तियों से. सोर्स ऑफ इरिगेशन. तो इरिगेशन के स्रोत क्या क्या है? द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल. तो ये सारे ऐसे सोर्स हैं जो कि इरिगेशन के काम में आते हैं. अब यहाँ कुछ डायग्राम यहाँ दिए हुए हैं जिसमें बताया हुआ है इरिगेशन के बारे में. ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन. तो जो पारंपरिक तरीके थे इरिगेशन के पानी देने के वो क्या थे कि द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड. तो जो कुओं में, लेक्स में, कैनाल्स में जो पानी होता था उसको अलग अलग तरीकों से निकाला जाता था अलग अलग क्षेत्रों में और उसे फिर खेतों में पहुंचाया जाता था. कैटल फॉर ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन these methods. और इस मेथड को करने के लिए या तो मवेशी या फिर इंसान का श्रम जो लगता था. सो दीज मेथड्स आर चीपर. तो इसलिए ये जो मेथड थे वो सस्ते तो बहुत पड़ते थे बट लेस एफिशिएंट, लेकिन इनका इतना फायदा नहीं मिलता था. द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर. तो जो पुराने ट्रेडिशनल इरिगेशन वेज है वो है मोट, चैन पंप, जेटली एंड जेट. Pumps are commonly used
for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy used to run these pumps. और पंप्स भी जो है वो पानी को उठाने के लिए कई बार काम में लिए जाते थे। जो साधारण तरीका है पंप के थ्रू नीचे से पानी को ऊपर लाना, और जो पंप होता है वो डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी की वजह से काम करता था। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है ये मोट, जिसमें कि पूरे सिस्टम काम करता है। नीचे कुएं के अंदर से रस्सी डाल के पानी खींचा जाता था, फिर ये जो है खेतों के अंदर नालियां सी बना दी जाती थी जिसके अंदर पानी डालते थे तो पूरे खेत में पानी हो जाता था। ये चैन पंप के थ्रू इसके अंदर पानी दिया जाता था। ये है फिर यहाँ ढेकली, ये ढेकली, इसके अंदर भी इस तरीके से पानी कुएं में से खींचा जाता था। और ये है सिस्टम जिसमें लीवर सिस्टम काम करता था। इसकी सहायता से जो पानी खींचा जाता था और फिर ये पानी खेतों में दिया जाता था। तो ट्रेडिशनल वेज है इरिगेशन के। फिर आता है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। क्या आधुनिक तरीके इरिगेशन की क्या है? मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। मॉडर्न इरिगेशन की जो मॉडर्न मेथड्स है, आधुनिक तरीके हैं, इससे पानी है जो बहुत सही मात्रा में हम पानी को काम में ले सकते हैं। द मेन मेथड्स यूज आर फॉलो। जो मेन मेथड है उसका नाम है, पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द uneven land when where sufficient water is not available। तो ये सिस्टम कहाँ पर काम आता है? जहाँ पर की जमीन है जो अनइवन है, समतल नहीं है, या फिर जहाँ पानी की है कमी है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप। तो ये जो पाइप्स होते हैं इनके ऊपर क्या होता है, घूमने वाली जो नोजल्स होती हैं आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन। और ये जो पाइप्स होते हैं छोटे वाले, ये मेन पाइपलाइन से जुड़े हुए होते हैं कुछ दूरी पर, रेगुलर इंटरवल्स पर। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप। अब जब पंप की सहायता से मेन पाइप के अंदर पानी छोड़ा जाता है, इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। तो ये क्या होता है कि रोटेटिंग नोजल्स तक ये पानी पहुंचता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स एज इफ इट इज रेनिंग। तो ये वहां से क्या होता है कि जो नोजल्स रोटेट होती हैं उसकी वजह से जो पानी स्प्रिंकल फव्वारों के रूप में फसलों के ऊपर जाता है जैसे कि बारिश हो रही हो। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। तो स्प्रिंकलर जो फव्वारा सिस्टम होता है ये लॉन्स में या कॉफी प्लांटेशन में या और भी कई ऐसी फसलें होती हैं जिसके अंदर बहुत ही फायदेमंद होता है। यहाँ पर स्प्रिंकल सिस्टम बताया हुआ है कि कैसे ये जो मेन पाइप होता है, ये मेन पाइप यहाँ जा रहा है, ये मेन पाइप बिछाया हुआ है और इसके अंदर ये कुछ वैसे परपेंडिकुलर टाइप के जो पाइप्स होते हैं, इस तरह से उठे हुए पाइप ये इसके अंदर मेन पाइपलाइन में जोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पर जो इसके एंड पर होता है, टॉप एंड पे एक रोटेटिंग नोजल होती है जो पानी छोड़ा जाता है। तो ये जो नोजल होती है वो घूमती है और इस तरीके से ये जो पूरे जो फील्ड में होता है उस तरफ हमारा सिस्टम एक चालू हो जाता है और ये कुछ दूरी पर लगाए जाते हैं। सेकेंड मॉडर्न सिस्टम है इरिगेशन का, वो है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। अब इस सिस्टम क्या होता है कि जो पौधे की जो जड़ होती है उसके पास पानी होता है जो बूंद बूंद करके गिरता है। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इस वजह से ये ड्रिप सिस्टम कहलाता है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। अब ये जो पानी देने का जो फल वाली फसलें होती हैं, जो गार्डन होती हैं, ट्रीज होते हैं, उसमें बहुत ही बेस्ट टेक्निक है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। और इसमें जो पानी होता है बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता है। इट इज अ बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। अब जिन क्षेत्रों में पानी बहुत ही कम है वहां पर ये वाली जो पद्धति है ड्रिप सिस्टम, ये एक वरदान की तरह है। ये देखिए यहाँ पर ये जो पौधे हैं उनके रूट्स के पास यहाँ पर एक होल दिया हुआ रहता है जिसके अंदर से की पानी होता है जो ड्रॉप ड्रॉप करके नीचे रूट्स तक पहुंचता है। फिर है प्रोटेक्शन फ्रॉम बीज। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का नेक्स्ट पार्ट आता है आफ्टर इरिगेशन, कि जंगली जो पेड़ पौधे होते हैं, जंगली झाड़ियां होती है, उससे हमारी फसलों को बचाना। तो बूझो एंड पहली वेंट टू अ नियरबाई wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants। तो बूझो और पहली जब पास के खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि गेहूं की फसल के साथ साथ कुछ और पौधे भी उगे हुए हैं। In a field many other undesirable plants may grow naturally along with the crop। तो खेतों में क्या होता है कि फसल के साथ साथ कुछ अवांछित पौधे भी जिनको हम उगाना नहीं चाहते अपने आप उग जाते हैं। These undesirable plants are called weeds। तो ये जो अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं जिनको हमने उगाया नहीं, अपने आप उग गए, ये weeds या जंगली पेड़ पौधे कहलाते हैं।
द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अब इन जंगली पौधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वीडिंग कहलाती है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plant for water, nutrients, space and light। अब इन जो वीडिंग्स को हटाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वीड क्या होता है, जो हमारा मेन पौधा होता है उसके उसके साथ पानी को लेकर, पोषक तत्वों को लेकर, लाइट को लेकर, जगह को लेकर कंपटीशन करने लग जाते हैं। और इन वीड्स की वजह से क्या होता है कि जो हमारा मेन पौधा होता है उसको न्यूट्रिएंट वगैरह कम मिलता है। दस दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारी फसल की ग्रोथ पर नुकसान पहुंचता है। Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings। अब क्या होता है कि कुछ वीड्स ऐसी भी होती है जिसकी वजह से हार्वेस्टिंग में दिक्कत आती है, और कुछ पॉइजनस भी होती है जो कि एनिमल्स और ह्यूमन इंसानों के लिए पॉइजनस भी हो सकती है। फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। अब फार्मर्स होते हैं जो इस वीड्स को हटाने के लिए, इसकी ग्रोथ को रोकने के लिए काफी तरीके काम में लेते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वेस्ट। अब फसल उगाने से पहले जो टिलिंग की जाती है, जो प्लोइंग की जाती है, मिट्टी को लूज किया जाता है, मिट्टी को टर्न किया जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, काफी जितने भी जंगली पेड़ पौधे होते हैं वो उखड़ जाते हैं, विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स्ड विद द सॉइल। और जो क्या होता है कि सूख जाते हैं और फिर मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। अब वीड्स को हटाने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो तब होता है जबकि वो फूल या बीज बनाए, इससे पहले बीज को हटा देना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ बीज बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। अब जो मैनुअल तरीका है बीज को हटाने का, वो ये है कि बीज को या तो जड़ से उखाड़ दिया जाए या फिर जमीन के पास उसको काट दिया जाए वक्त वक्त पर। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। अब ये काम किसकी वजह मदद से किया जाता है? ये खुरपी होता है, उसकी वजह मदद से किया जाता है। अ सीड ड्रिल इज आल्सो यूज्ड टू अपरूट वीड्स। सीड ड्रिल की मदद से भी जो बीज को जड़ से उखाड़ने में मदद मिलती है। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D। अब जो वीड्स होते हैं वो एक केमिकल आता है weedicide के नाम से, 2,4-D का नाम है, इसकी वजह से वीड्स को कंट्रोल किया जाता है। These are sprayed in the fields to kill the weeds। अब ये पूरे खेत में फैला दिए जाते हैं, स्प्रे कर दिए जाते हैं ताकि जो जंगली पौधे होते हैं ये मर सके। They do not damage the crops। और इसकी वजह से जो मेन फसल होती है उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer। जो weedicide होता है इसको पानी में डाइल्यूट करके एक निश्चित मात्रा के अंदर खेतों में स्प्रे कर दिया जाता है स्प्रे की मदद से। ये देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ये स्प्रे weedicide का छिड़काव कर रहा है ताकि जंगली पौधे होते हैं उनको नष्ट किया जा सके। Already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation। तो जो पहले यहाँ पे बताया कि weedicides का जो स्प्रे किया जाता है वो उस जो बीज होती है उसके अंदर फ्लोरिंग या बीज आने की प्रक्रिया से पहले ही कर दिया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ weedicides में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। अब weedicide के स्प्रे से क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं जो स्प्रे करते हैं लोग, उनकी हेल्थ को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। तो इस वजह से क्या होता है, इन केमिकल्स को बहुत ही सावधानी से उन्हें यूज करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। इन केमिकल्स का छिड़काव करने से पहले उन्हें अपने नाक और मुंह को अच्छे से किसी कपड़े की सहायता से ढक लेना चाहिए। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का नेक्स्ट पार्ट आता है हार्वेस्टिंग, मतलब कटाई। अब फसल उग चुकी है, अब उसकी कटाई का टाइम आता है। तो हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। किसी भी फसल की कटाई है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो जब फसल पक जाती है पूरी, जब मैच्योर हो जाती है तो उस क्रॉप को, उस फसल को काटा जाता है और ये प्रक्रिया हार्वेस्टिंग कहलाती है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। अब हार्वेस्टिंग के लिए क्या होता है, या तो जो फसलें होती हैं, जो प्लांट्स होते हैं हमारे, उसको जड़ से खींच लिया जाता है या फिर उसको जमीन के पास से काट दिया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ cereal crop टू मैच्योर। अब जो cereal crops होती हैं उनको करीबन 3 से 4 महीने पकने में लगते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। अब जो हार्वेस्टिंग का काम है
या तो अगर मैनुअली किया जाता है इंसानों के द्वारा तो सिकल, ये इस तरीके का एक उपकरण आता है सिकल, इससे पौधों को काटा जाता है, या फिर मशीन के द्वारा जो कि हार्वेस्टर कहलाती है उसके द्वारा किया जाता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट। अब जो क्या होता है कि जो कटी हुई फसलें होती हैं उसके अंदर जो अनाज होता है उसको शाफ्ट की मदद से अलग कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अब ये जो प्रक्रिया क्या कहलाती है, उन पौधों से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है थ्रेशिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन व्हिच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। तो ये जो काम होता है ये कंबाइन की मदद से किया जाता है, जो कि हार्वेस्टर का काम भी करता है और थ्रेशर का काम भी करता है। तो यहाँ पर एक कंबाइन की फोटो दी हुई है जिसके अंदर फसल को काटा भी जाता है और उस अनाज को पौधों से अलग भी किया जाता है। Farmers with small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing. अब जो किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन का छोटा टुकड़ा है तो वो अनाज को अलग करने के लिए विनोइंग की मदद लेते हैं। You have already studied this in class 6. ये यहाँ पर एक विनोइंग मशीन है, इसके अंदर क्या होता है कि फसल को यहाँ पर काटा जाता है और फिर तेज पंखे की मदद से क्या होता है कि फसल जो अनाज होता है वो नीचे गिरते जाते हैं और जो सूखी फसल होती है वो उड़कर दूर चली जाती है। हार्वेस्ट फेस्टिवल यहाँ इस ब्लॉग में दिया हुआ है। जो हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कटाई से रिलेटेड कुछ ऐसे त्योहार भी होते हैं जो कि मनाए जाते हैं हमारे इंडिया में। तो आफ्टर 3 or 4 months of hard work there comes the day of the harvest। अब 3-4 महीने के कठिन परिश्रम के बाद एक दिन ऐसा भी आता है जबकि फसल की कटाई की जाती है। The sight of golden fields of standing crop laden with grain fills the hearts of farmers with joy and a sense of well-being। तो जो फसल में जो खेतों के अंदर जो फसलें होती है वो खड़ी होती हैं और जब उनकी कटाई का टाइम आता है तो उससे क्या होता है किसानों के दिल में एक खुशी का एक भाव होता है। The efforts of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little। और जो पहले क्या होता है कि उन्होंने इतना कठिन समय किया होता है और अब कटाई का वक्त ऐसा होता है जबकि वो थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of इंडिया। और इस वजह से जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो पूरी इंडिया के अंदर जो किसानों के मन में खुशी का भाव लेकर आता है। मेन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुसियाज्म। तो जो आदमी होते हैं, औरत होते हैं, वो इसको बहुत ही उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्य एंड बिहू। यहाँ कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम दिए हुए हैं जिन्हें पोंगल, बैसाखी और बिहू इन सब नामों से अलग अलग जगह पर जाना जाता है। लास्ट जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का पार्ट है वो है स्टोरेज। और फसल की कटाई भी हो गई तो अनाज भी निकल गया, अब अनाज को स्टोर करने से रिलेटेड होता है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। अब जो अनाज हमने निकाला उसको स्टोर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। If the harvested grains are not to be kept for longer time, they should be saved from moisture, insects, rats and microorganisms। अब अगर अनाज को लंबे समय तक रखना है तो ये जरूरी है कि वो नमी से, कीड़े मकोड़ों से, चूहों से और जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनसे उसे बचा कर रखा जाए। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। अब जो काटा हुआ अनाज होता है उसकी बिल्कुल कटाई के बाद जो अनाज होता है उसमें थोड़ी नमी होती है। स्पेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। तो उनको सुखाने से पहले ही अगर हम ऐसे गीले अनाज को स्टोर कर लेंगे दे मे गेट स्पॉइल्ड और अफेक्टेड बाय ऑर्गेनिज्म। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो अनाज है वो खराब हो जाएगा, उस पर है जो छोटे छोटे कीड़े लग जाएंगे, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशन। या फिर वो या तो यूज करने के लायक नहीं रहेगा या वो जर्मिनेट हो जाएंगे। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम, तो स्टोर करने से पहले द ग्रेन्स आर प्रॉपर्ली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। तो जो अनाज होता है उसको सूर्य के अंदर होता है, धूप के अंदर होता है, पूरे अच्छे से सुखा लिया जाता है ताकि उसके अंदर कोई भी कुछ भी मॉइस्चर है जो ना रहे। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। और इसकी वजह से क्या होता है कि अनाज के अंदर जो बैक्टीरिया है, फंगी वगैरह नहीं लगती है। लॉस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन। यहाँ देखिए ये भारतीय
खाद्य निगम का यहाँ पे एक बोर्ड है जिसके अंदर इस तरीके के बड़े बड़े टैंक दिए हुए हैं जिनके अंदर की अनाज को संग्रहित किया जाता है। और स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गुनी बैग्स इन ग्रेनरी, और इस तरीके से बोरियों के अंदर भी अनाज को संग्रह करके रखा जाता है। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन। तो फार्मर्स होते हैं जो किसान होते हैं या तो अनाज को जूट बैग में कर लेते हैं, जो मेटल के जो बिन्स होते हैं, डब्बे होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर इकट्ठा किया जाता है। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। लेकिन जो बड़े स्केल पे बड़ी मात्रा में अनाज को संग्रहित करने का काम सिलोज के द्वारा और ग्रेनरीज के सिलोज के द्वारा किया जाता है, और जो ये अनाज होता है उसकी पेस्ट और चूहे और इंसेक्ट इनसे भी उसकी है जो सुरक्षा हो जाती है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम। अब अगर हमें घर पर अनाज इकट्ठा करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें सूखी नीम की पत्तियां यूज करते हैं डालकर। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन्स specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. तो जो सूखी नीम की पत्तियां डालने से क्या होता है कि उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। अब यही जो अनाज है वो बड़े बड़े गोदामों में बड़ी बड़ी मात्रा में होता है, तो वहां पर क्या किया जाता है, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट वहां पर करवा लिया जाता है ताकि जो अनाज है उसको पेस्ट वगैरह से और इन छोटे मोटे कीड़ों से बचाया जा सके। अब आता है, तो ये तो हमारा हो गया एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की जो फूड हमें एग्रीकल्चर से कल्टीवेशन से मिलता है उसको उसके लिए किस तरीके की तैयारी की जाती है और किस तरह से जो फसल होती है किस तरीके से जो अनाज होता है हमें मिलता है। अब जो फूड एनिमल से मिलता है, तो फूड फ्रॉम एनिमल्स, यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है जिसके अंदर बताया कि फूड है और ये सोर्सेज है कि भाई एनिमल से मिलने वाले फूड के बताओ और वो हमें किस चीज से मिलता है। इस तरीके से एक ये चार्ट यहाँ पर बनाया हुआ है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद हम जानते हैं कि भी जो पौधों के अलावा जानवर भी होते हैं जो हमें अलग अलग वेराइटी का खाना हमें उनसे मिलता है। Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. अब जो ऐसे लोग हैं जो कि कोस्टल एरियाज के पास, तटीय इलाकों के पास रहते हैं, उनकी डाइट का एक बड़ा हिस्सा वो फिश को खाकर कंप्लीट करते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। पिछली क्लासेस में हमने जाना था कि भी जो प्लांट्स से हमें किस किस तरीके का खाना मिलता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप production involves a number of steps like selections of seeds, sowing etc. अब इस चैप्टर में हमने जाना कि जो फसल उगाने की प्रक्रिया में किन किन चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि बीज बोना और बीज उगाना, काटना आदि। सिमिलरली एनिमल्स रेयर्ड एट होम और इन फार्म। तो इसी तरीके से जो जानवर होते हैं वो भी अब तो घरों पर या फार्म्स पर रखे जाते हैं। हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। और इन जो जानवरों की है जो उनको प्रॉपर खाना दिया जाता है, रहने की जगह दी जाती है और उनकी अच्छे से केयर की जाती है। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, तो जब ये बड़ी मात्रा पर किया जाता है, बड़े एक पैमाने पर एनिमल्स को रखा जाता है उनसे फूड प्राप्त करने के लिए, इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये क्या कहलाती है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी जब मैं कभी कोई वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।